मैं सुमित राठी और आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट स्टडी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दोस्तों। गाइज आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं दोस्तों फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर, फार्म लॉ प्रोटेस्ट के ऊपर। यार फार्म लॉ प्रोटेस्ट क्या है आपको पता होगा, ठीक है, कि केंद्र सरकार ने 3 फार्म लॉ पास किए थे, ठीक है, और उन्हीं के ऊपर प्रोटेस्ट जो है अभी हो रहा है, ठीक है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 1 साल आपका होने वाला है। तो इस फार्म प्रोटेस्ट को अभी समय आ गया है कि यार इस इम्पासेस को ब्रेक किया जाए दोस्तों, बिकॉज आपको पता है इस फार्म लॉ प्रोटेस्ट की वजह से जो आपके पब्लिक रोड्स हैं, ठीक है, जो पब्लिक रोड्स हैं, पब्लिक हाईवे हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब्ड हो रही है। एक तरफ भारत के संविधान के अंदर में एक राइट है जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, जहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट है, वहीं दूसरी ओर हमारे पास एक और अधिकार है दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राइट टू फ्री मूवमेंट, ठीक है। सो राइट टू फ्री मूवमेंट और राइट टू फ्री प्रोटेस्ट जो है दोस्तों, दोनों के अंदर में अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहता है कि हाँ भाई राइट टू प्रोटेस्ट है आपको, ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट राइट टू फ्री मूवमेंट भी आपका हैम्पर ना हो, है ना। आप बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं कहीं पे, बट पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनके अंदर में जो पब्लिक मूवमेंट है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और यही जजमेंट आपकी सुप्रीम कोर्ट की भी आई थी दोस्तों। किस किस केस में दोस्तों आपको बताइए, जब एनआरसी का केस चल रहा था, तो जब एनआरसी के अंदर में प्रोटेस्ट चल रही थी दोस्तों शाहीन बाग केस के अंदर में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस को इनडेफिनेट टाइम तक के लिए ब्लॉक करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों इससे नुकसान होता है, इससे हमारी जो पब्लिक मूवमेंट है, ठीक है, उसको नुकसान होता है, लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस होती है। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है कानून बनाया था, और इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को दोहराया है कि भाई बार बार मुझे ना कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, बार बार मुझे लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि आप मूवमेंट कीजिए, मूवमेंट करने को कोई मना नहीं कर रहा, प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट करने को कोई मना नहीं कर रहा, बट ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर थिंग्स एज वेल, लाइक राइट टू फ्री मूवमेंट। आप देखो दोस्तों, दिल्ली के अंदर में जो एंटर करते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर में हम एंटर करते हैं कई साइड से, ठीक है, जैसे हम एंटर करते हैं यूपी के साइड से, हम एंटर करते हैं इधर हरियाणा के साइड से, ठीक है, हम एंटर करते हैं इधर राजस्थान के साइड से, ठीक है। सो आप देखोगे, आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आप देखोगे कि सारे जो मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर किसान जो हैं अभी बैठे हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्टर्स जो हैं वहाँ पे बैठे हैं, और इनसे मूवमेंट बहुत प्रभावित हो रहा है। अभी हाल ही में मैं राजस्थान गया था, जयपुर, तो मैंने देखा यार हाईवे के ऊपर NH 48 के ऊपर में आप 3 घंटे 3 आवर्स का ट्रैफिक जैम फेस करते हो, ठीक है, जस्ट टू क्रॉस 1 किलोमीटर, ठीक है। आप समझ रहे हो कितना भयंकर जैम है। जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट होता था तब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में मुझे 9 से 10 घंटे लगते थे, ठीक है। ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली देखो, अगर इस प्रकार से हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम फिर एक सेगमेंट का तो ठीक है, चलो अभी फार्मर जो हैं दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स। और अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के अंदर में, डेमोक्रेसी के अंदर में ऐसा होता भी है भाई, डेमोक्रेसी को आप तभी प्रोटेक्ट कर पाओगे जब एक साइड में आप जो है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को आप तभी प्रोटेक्ट कर पाते हो जब गवर्नमेंट और आप जो है पब्लिक के बीच में एक तालमेल सही रहे, ठीक है। आप गवर्नेंस के साथ साथ जो प्रोटेस्ट है, बोथ द थिंग्स गो हैंड ऑन हैंड। बट आपको यार ये बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट के चक्कर में आप बाकी लोगों के जो राइट टू फ्री मूवमेंट है उसको हैम्पर नहीं कर सकते, और ऐसी ही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन दोस्तों देखो, ये चीज़ें तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक जो हमारा कोर इशू है, ठीक है, इसका जो कोर इशू है उसको हम सॉल्व ना कर ले। अच्छा, कोर इशू क्या है दोस्तों के साथ इस मूवमेंट के अंदर में? देखो 2 बातें यहाँ पे मुख्य है। पहला इशू क्या है दोस्तों, जो 3 फार्म लॉ पास हुए थे, ठीक है, जो 3 फार्म लॉ पास हुए थे सरकार के द्वारा किए गए थे, इसी के ऊपर में जो हमारे किसान हैं, ठीक है, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनका मानना है कि यार इनको क्या किया जाए, वापस लिया जाए, ठीक है, इनको क्या किया जाए, वापस लिया जाए। ये किसानों का कहना है कि इनको फार्म लॉ को क्या करो भाई, वापस लो, तीनों के तीनों। साथ साथ में MSP को लीगल करो, ठीक है, इसके ऊपर एक कानून पास करो, लॉ पास करो, और इसकी क्या करो भाई, गारंटी दो कि ये कहो कि MSP कभी हटेगा नहीं। सरकार कह रही है MSP नहीं हटेगा भाई, लेकिन ये लोग चाहते हैं, फार्मर्स चाहते हैं क्या किया जाए, इसके ऊपर में एक कानून के द्वारा गारंटी दी जाए।
तो दोस्तों अभी समय आ गया है कि जो इम्पासेस है इसको हम क्या करें दोस्तों, एंड करें। ये प्रोलोंग इम्पासेस है इसको हम एंड करें, और 3 फार्म लॉ जो हैं इनके ऊपर जो विवाद है उसको क्या किया जाए दोस्तों, अभी रिजॉल्व किया जाए। तो समय अभी आ गया है ना। और आपको पता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई है इसके ऊपर, बट सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, और इसी वजह से हो सकता है कि इम्पासेस अभी खत्म ना हुआ हो। तो यहाँ पर इस टॉपिक का जो मेन मुद्दा है, हम फार्म लॉ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। यहाँ पर मैं बात करूंगा राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू फ्री मूवमेंट, दोनों में जो ट्रेड ऑफ है अभी, जो दोनों में जो दिक्कत है अभी, फेस ऑफ है अभी, उसकी मैं यहाँ पे बात करूंगा। पर उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2021 इसके लिए मैंने 4 चैनल स्टार्ट किए थे गाइज। मैं चाहता हूँ आप चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे 4 चैनल है, ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101। गाइज प्लीज सब्सक्राइब दीज चैनल्स। उसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी विद द नेम सुमित कुमार। आप मुझे इसके नाम से फॉलो करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्विज, कोई भी स्पेशल क्लास और कोई भी प्लस कोर्स अगर आता है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मेरे साथ कोई भी बच्चा अगर प्लस कोर्स करना चाहता है तो यू हैव टू यूज़ द कोड सुमित10। मेरे 2 कोर्स आ रहे हैं, एक 10 तारीख के आसपास आएगा 10 नवंबर, और दूसरा आएगा 20 नवंबर के आसपास। आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित10। मेरा कोड क्या रहेगा दोस्तों, कोड रहेगा सुमित10। आपको ज्वाइन करना है कोड सुमित10 के द्वारा। दोस्तों ये अनअकैडमी के रैंकर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी के लर्नर्स होकर रैंक हासिल की। आपका भी दोस्तों अगला नंबर है, आप भी अनअकैडमी के लिए रैंक हासिल कर सकते हैं। अब मुद्दा मैं पढ़ने वाला हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि समय आ गया है जब सरकार को प्रोटेस्टर से बात करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लॉज लास्ट हमने ईयर में हमने बनाए थे, सरकार ने बनाए थे दोस्तों, इन पर जो भी मनमुटाव है, जो भी विरोध है, उसको क्या किया जाए दोस्तों, अभी सुलझाया जाए। पिछले साल बनाए गए 3 कृषि संबंधी कानूनों पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध का समाधान खोजने के लिए सरकार और विरोध कर रहे किसानों द्वारा अधिक ठोस प्रयास करने का समय आ गया है। कब तक यार ऐसे ही मतलब प्रोटेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि कोर इशू जो है वो सॉल्व अभी हुआ नहीं है। हालांकि एक बार किसान और फार्मर और आपकी सरकार जो है एक बार बैठे थे, ठीक है, फार्मर और जो है गवर्नमेंट एक बार बैठे थे, जहां पर डिस्कस हुआ था 2 मुद्दों के बारे में। पहला हुआ था कि भाई जो स्टबल बर्निंग होती है, ठीक है, जो स्टबल बर्निंग होती है मतलब जो टंठल जलाते हैं, उसको सरकार ने क्रिमिनलाइज कर दिया था। क्रिमिनलाइज कर दिया था मतलब जो जलाएंगे उनको सजा भी हो सकती है। बट किसानों ने इसका विरोध किया तो बाद में सरकार ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। उसके अलावा जो पावर सब्सिडीज है, बिजली वगैरह के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है अभी, ठीक है, सरकार कह रही थी इनको हम खत्म करेंगे, धीरे धीरे रिड्यूस करके खत्म कर देंगे। लेकिन इनके ऊपर में भी सरकार ने गारंटी दी कि वी विल नॉट एंड अप द पावर सब्सिडी, और ये अभी हुआ है, पिछले अब इसी साल में हुआ है जब सरकार और फार्मर एक साथ बैठे हैं। तो जिस प्रकार से यार इन 2 चीज़ों का समाधान निकाला, बट ये दोनों मुद्दे जो हमारा कोर इशू है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रही है उससे बिल्कुल अलग है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि नाउ द टाइम हैज कम व्हेन द गवर्नमेंट एंड फार्मर शुड सिट टुगेदर एंड दे हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लॉन्ग इम्पासेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एम्फासिस किया है कि भैया ठीक है, एक तरफ तुम डिमांड है तुम्हारी सही है, तुम यू आर प्रोटेस्टिंग इन ए डेमोक्रेटिक वे, यू आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, बट ऑन द अदर हैंड यू आर ब्लॉकिंग द रोड्स, है ना, एंड यू कैन नॉट ब्लॉक द रोड फॉर इनडेफिनेटली बाय योर प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भैया ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रदर्शन के लिए आप सार्वजनिक सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हो और इससे आपकी सार्वजनिक सड़कें जो हैं वो अवरुद्ध हो रही हैं, और किसी भी सार्वजनिक सड़क को आप अनिश्चित काल तक अवरुद्ध नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। In an observations in the context of more petitions from the member of public complaining that their right to free movement has been curtailed by ongoing protest by the farmer, बहुत सारे लोगों का भी कहना, और ये ऑब्जर्वेशन है भी भाई, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, किसान प्रोटेस्ट सही है, वी सपोर्ट द किसान प्रोटेस्ट, वी सपोर्ट द फार्मर प्रोटेस्ट, बट ऑन दी अदर एंड अगर आपको इस रोड के ऊपर जैम जो है ना, ट्रैफिक जैम, इसमें एक दिन खड़ा रहने को मिले ना आपको 5 दिन 5 घंटे, दूसरे दिन भी 5 घंटे खड़े हो, तीसरे, अब जब रोज रोज आपको इतनी मतलब दिक्कतें फेस करने को मिले ना, तब आप समझ जाओगे दोस्तों कि हाँ यार प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन भी इसका फाइंड आउट होना चाहिए। क्योंकि लंबे समय तक दोस्तों ये रोड ब्लॉक्ड हैं आपके, ठीक है, इतने लंबे समय तक आप रोड ब्लॉक रखोगे विदाउट, ठीक है, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, आप फ्री मूवमेंट को नहीं रोक सकते, ठीक है, यू आर प्रोटेस्टिंग इन अ डेमोक्रेटिक वे, आप अपने मौलिक संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हो, दैट्स टोटली फाइन, बट आप इतने लंबे समय तक इन रोड को ब्लॉक नहीं रखोगे। अगर रोड ब्लॉक रखते हो तो उससे भी फिर दिक्कत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं बार बार इसके बारे में कानून थोड़ी ना बनाऊंगा, अगेन एंड अगेन, एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द लॉ ऑन दैट, बिकॉज बार बार कानून बनाने का भी कोई मतलब सेम टॉपिक पे होता नहीं है।
The reference was to last year's judgments on the Shaheen Bagh protest, again Citizenship Act, wherein it was held that public ways and the public spaces cannot be blocked indefinitely even during the protest, peaceful protest. देखो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब ये नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि भैया आप शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सार्वजनिक रस्तों को आप अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। द ऑब्जर्वेशन कैन बी सीन आइदर एज अ डिसअप्रूवल ऑफ द ट्रैफिक। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो इनडेफिनिट प्रोटेस्ट हो रही है, जो लोग जो किसान सड़कों को रोक के बैठे हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर रहा है कि भैया तुम्हारा प्रोटेस्ट करने का तरीका गलत है, ठीक है। या ये सरकार को क्रिटिसाइज, सरकार की तरफ भी एक इशारा हो सकता है कि भैया इतने टाइम हो गया, 1 साल हो गए, किसान सड़कों पे बैठे हैं, कम से कम तुम्हें जाके उनसे बात करनी चाहिए और इस लॉन्ग इम्पासेस को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, इसको एंड करना चाहिए। तुम किसानों की प्रॉब्लम को सुनो, समझो और उसका क्या करो, समाधान करो। तो मुद्दा कोई भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो तर्क हैं दोनों मामलों में से किसी पे भी हो सकता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा फंडामेंटल राइट और राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। भारत के अंदर में जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसके बारे में मैं बात करूंगा। द राइट टू प्रोटेस्ट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ 3 फंडामेंटल राइट। देखो हमारे पास जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, हमारे पास जो बेसिकली आपका राइट टू प्रोटेस्ट है वो 3 राइट से आता है। देखो पहला राइट होता है क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। मतलब भारत के नागरिक होने के लिए होने के साथ साथ आपके पास राइट है कि आप पीसफुली क्या कर सकते हैं दोस्तों, असेंबली कर सकते हैं, ठीक है। आप पीसफुली क्या कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। यू हैव राइट टू फ्रीडम, आपको बोलने की स्वतंत्रता है भैया। यू हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप समूह बना सकते हैं। यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और ये सारे राइट आपको कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 19। तो इनडायरेक्टली हमारे संविधान का आर्टिकल 19 ही हमें राइट टू प्रोटेस्ट प्रदान करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्रीडम गिवन इन द आर्टिकल 19 विद अ व्यू ऑफ गारंटिंग इंडिविजुअल राइट्स दैट वर कंसिडर्ड वाइटल बाय द फार्मर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आप समझिएगा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल 19 के अंदर में इनहेरेंटली आपको क्या दिया गया है दोस्तों, इसके अंदर में आपको राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है, बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। कई बार ये सवाल आ जाता है कि राइट टू स्ट्राइक क्या आर्टिकल 19 इसमें आता है, नहीं, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल नंबर जो 19(a) है, 1(a) है, इसके अंदर में आपको राइट टू आपका प्रोटेस्ट पीसफुली का अधिकार आपको दिया जाता है। आप बोल सकते हो, स्वतंत्रता है, आपको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप असेंबली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और राइट टू 19(1)(b) क्या कहता है, इट अश्योर सिटीजन द राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सो आर्टिकल नंबर 19(a) और आर्टिकल नंबर 19(1) का बी, क्लॉज बी, इनके अंदर में आपको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार यहां पर मिलता है। फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट्स, ये क्या है दोस्तों, फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस द डिसेंट। देखो संविधान आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी चीज का विरोध कर सकते हो। निशा गुड आफ्टरनून, आप किसी भी चीज का विरोध कर सकते हो और अपनी असहमति, मान लो अब सरकार ने 3 फार्म कानून बनाए, ठीक है, तो किसानों के पास ये अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है कि आप उसका विरोध करने के साथ साथ आप अपनी असहमति भी जता सकते हो, ठीक है। ये आपको अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट इनका क्या है दोस्तों, गारंटर है। सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देगा। लेकिन देखो साथ साथ में आप अपने राइट को एंजॉय तो करते हो। इंडिया के अंदर में देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आप फंडामेंटल राइट तो है आपके पास, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। आपके पास दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स हैंड ऑन हैंड। आपको दोनों चीजों का क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना पड़ेगा। तो संविधान के अंदर में इन दोनों चीजों का आपको ध्यान। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू प्रोटेस्ट, संविधान आपको विरोध करने और असहमति व्यक्त करने के अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन आपका ना कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, कुछ दायित्व भी बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और बाकी चीज़ों को भूल जाओ। यू हैव सर्टेन ड्यूटीज एज वेल, ठीक है। आपके कुछ दायित्व भी हैं, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशंस भी बनते हैं। आर्टिकल 19 confers upon citizens the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) and the right to assembly peacefully without arms under the 19(1)(b। जैसा मैंने अभी बताया आपको 2 राइट मिले। साथ साथ में दोस्तों ये राइट जब आप ठीक है, आपने संविधान के आर्टिकल नंबर 19(a) और 19(b) इन्होंने आपको अधिकार दे दिए। 19(a) ने बोल दिया कि भैया आपको फ्रीडम का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है, और 19(t) कह रहा है कि आपको एसोसिएशन का अधिकार, आप फ्रीली कहीं पे भी एसोसिएट कर सकते हो, बिना आर्म्स के आप असेंबली कर सकते हो, ये ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी के अंदर में आपको प्रोटेस्ट करते समय दोस्तों कुछ एक्शंस भी हैं, कुछ आपके कर्तव्य भी बनते हैं जिनको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ जो आपका प्रोटेस्ट का राइट है दोस्तों, आप दोनों केसेस में कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट कोई एक्शन ले तो भी और गवर्नमेंट इनएक्शन ले तो भी। अगर आपको मान लो कोई सरकार ने कानून बनाया, यू कैन प्रोटेस्ट, अगर आप उसके खिलाफ हो यू कैन एक्सप्रेस योर डिसेंट्स, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। बट मान लो सरकार किसी मामले में काम नहीं भी कर रही है, इनएक्शन है, ठीक है, नहीं कर रही है तो भी आप कर सकते हो, और कोई एक्शन है तो भी आप, दोनों मामलों के अंदर में आप ये कर सकते हो। बट आपको ना कुछ मुद्दों का ध्यान रखना है, जैसे इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, आपको देश की सॉवरेनिटी का ध्यान रखना है, देश की अखंडता इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, आपको पब्लिक ऑर्डर का याद ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोटेस्ट की वजह से पब्लिक ऑर्डर हो जाए, ठीक है। आपको पुलिस की हेल्प करनी है रूल एंड रेगुलेशन को बनाए रखने के अंदर में, ऐसा नहीं हो कि अराजकता फैल जाए। तो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है, बट ऑन द अदर हैंड यू हैव सर्टेन अदर राइट एज वेल। 19(1) और बी आपको राइट टू प्रोटेस्ट देता है, जबकि 19(2) जो है आर्टिकल, ये आपको कंडीशंस बताता है कि आपके जो राइट्स हैं, राइट टू प्रोटेस्ट जो हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। आपके राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है भैया, ठीक है। आप राइट टू प्रोटेस्ट है बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। यू हैव टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, यू हैव टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। आपको इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मेंटेन करना पड़ेगा। यस देव, असेंबली विदाउट पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या करो AK-47 लेके बैठ जाओ, ठीक है, कि आओ भाई बैठ के अभी हम क्या कर रहे हैं, AK-47 लेके, बंदूक लेके, चलो भैया आओ बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो मौलिक अधिकार है दे डू नॉट लिव्स इन द आइसोलेशन, कि आप सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास में क्या होगा दोस्तों, यू हैव टू ऑल्सो फॉलो सर्टेन ड्यूटीज़, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, ठीक है, और आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट के साथ साथ भाई जो वहाँ से डेली गुजरते हैं, जो कम्यूटर्स हैं, ठीक है, जो वहाँ से गुजरते हैं भाई, उनका तो जीवन उसी पर डिपेंड है ना। बहुत सारे लोग जॉब करने जाते होंगे, बहुत सारे को, तो उनके और प्रोटेस्टर और कम्यूटर दोनों के राइट को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जिम्मेदारी है आपकी, आपके पास संविधान ने राइट दिए, बट साथ साथ में आपके पास में कर्तव्य भी होंगे, ठीक है। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू फ्री मूवमेंट इन ऑफ द पब्लिक, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंपीटिंग राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, अब इन्हीं में तो विवाद है। या तो भाई फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हाँ फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, बट साथ साथ में हमें राइट टू फ्री मूवमेंट भी है ना, कि हम कहीं पे भी फ्रीली जा सकते हैं। अब किसान सड़कों पे बैठे हैं भाई, ठीक है, तो किसान हटेंगे नहीं तो हम फ्रीली कैसे जा पाएंगे दोस्तों, तो हमारे भी राइट्स भी हैम्पर हो रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में हो ये सकता है कि किसान और सरकार, फार्मर और सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट एक मंच पे आए, बैठें और डिसाइड करें भाई कैसे इस इम्पास को क्या करना है, दूर करना है। देर सेम्स टू बी नो अटेम्प्ट टू ब्रेक द डेडलॉक ऑन द कोर इशू। अभी तक कोर इशू को ब्रेक करने के लिए कोई अटेम्प्ट हुआ ही नहीं है सरकार की तरफ से। फार्मर्स दे आर डिमांडिंग, बट सरकार की तरफ से कोई भी डिमांड नहीं आया है। किसान तो सीधा बोल रहे हैं कि भैया 3 के 3 जो कानून तुमने पास किए हैं ना उनको हटाओ, और MSP को हमें स्टैट्यूटरी वैलिडेशन दो। हमें MSP का क्या दो दोस्तों, आपको MSP का सत्यापन की मांग की है हमने, कि MSP को यार रेगुलेट, वैधानिक सत्यापन दो MSP को। मतलब MSP अभी जैसे MSP डिक्लेयर होता है ना, तो उसका कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है। लेकिन ये लोग क्या रहे हैं कि MSP को आप लीगल कर दो भाई, ठीक है, आप कानून बना दो MSP के ऊपर कि हर साल MSP मिलेगा और MSP इतना बढ़ जाएगा, जो MSP से कम में खरीदेगा बेचेगा, ठीक है, उसको सजा वजा, ठीक है, तो इस तरीके का एक कानून बना दो। लेकिन गवर्नमेंट उस पर रिलेक्टेंट है, गवर्नमेंट कह रही है भाई MSP रहेगा, हम हटाएंगे नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम कानून नहीं देंगे। अब जब MSP रहेगा तो सरकार को भी क्या करना चाहिए, चलो तुम भी खुश रहो, कानून ही बना देते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आपके जो कानून्स हैं जो 3 पास हुए हैं, तो किसान तो उनको बोल रहे हैं कि आउटराइटली उनको ख़त्म करो बिल्कुल से, ठीक है। वाई गवर्नमेंट नॉट रेडी टू टॉक देम वंस, मतलब ऐसे देखो, ये मतलब हमारे सरकार की कोई नीति हो सकती है, बट जब मतलब अगर मैं सही मायने में बताऊं तो क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट को भी लगता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि कोई भी प्रोटेस्ट लंबे समय तक नहीं रह सकता। अच्छा, जो इंडिया के अंदर में हम प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, बैठ के जो हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये जो प्रोटेस्ट का कल्चर है जनरेट कहाँ से हुआ है दोस्तों, ये कॉलोनियल टाइम में हुआ है, अंग्रेजों के टाइम पे हुआ है। और उस समय हम इंडियंस थे, हम प्रोटेस्ट करते थे महात्मा गांधी की सिखाई प्रिंसिपल पे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये रीति वहाँ से चली आ रही है। लेकिन हमें एक बात और भी पता है, कोई भी मूवमेंट जो है, कोई भी मूवमेंट बहुत लंबे समय तक नहीं चलता।
और ये सरकार को भी पता है। ठीक है, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, उसके बाद क्या होंगे, लोग उठ जाएंगे। ठीक है, सबको खाली थोड़ी ना बैठे हैं कि वहीं पे बैठने के लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो सरकार भी सोच रही है कि हो सकता है लंबे समय में लोग अपने आप ही, किसान अपने आप ही डिमांड क्या करने अपनी वापस ले लें। सरकार को ये भी डर है कि आज हमने किसान की डिमांड से ये 3 कानून वापस कर दिए और एमएसपी पे हमने कानून बना दिया, तो कल कोई और नई डिमांड उठेगी, कल कुछ और लोग जो है वो रोड ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। तो मे भी सरकार ऐसा सोच रही है और इसकी वजह से सरकार अभी बात नहीं कर। बट देखो, अब समय आ गया है, यू हैव टू ब्रेक द इम्पास, यू हैव टू लाइक डिस्कस द कोर इशू, अदरवाइज तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा होगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि भारत के अंदर में डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। और हमारी डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है, संविधान के अंदर में राइट मिला है कि आपको, कि आप पीसफुली क्या कर सकते हो दोस्तों, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर सकते हो। यू कैन शो योर डिसेंट, आप किसी भी चीज़ के प्रति अपनी नामंजूरी दिखा सकते हो। ठीक है, अपनी अनिच्छा जाहिर कर सकते हो दोस्तों, बोथ थिंग्स को हैंड ऑन हैंड। ठीक है, बट ये कह रहा है कि यार सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मतलब बाकी चीज़ों को भूल जाओ, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, द seeds of the protest and dissents were shown deep during the freedom struggles, but dissents against the colonial rule cannot be equated with the dissents in the self-rule democracy. हमने क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर में जो डिसेंट और प्रोटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्रीडम स्ट्रगल से आया। हमारे आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल्स होते हैं पुराने टाइम पे, जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा होता था, वहाँ से ये इनकलकेट हुई है, ये चीज़ें निकल के आई हैं। लेकिन देखो यार, आप ठीक है, उस समय जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो हम अंग्रेजों के खिलाफ करते थे। ठीक है, उस समय हम किसके खिलाफ करते थे, ब्रिटिशर के खिलाफ करते थे। बट आज तो खुद की हमारी सरकार है, हमने चुन के उनको भेजा। अब उनके खिलाफ जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वी कैन नॉट इक्वेट दी प्रोटेस्ट ऑफ द आपका अंग्रेजों के टाइम का और आज के टाइम के प्रोटेस्ट को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब प्रोटेस्टर का व्यू पॉइंट समझते हैं, प्रदर्शनकारियों का विचार जो है वो समझते हैं। द प्रोटेस्टर आर्ग्यूड दैट द प्रोटेस्ट इज फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान है, वो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र के लिए प्रोटेस्ट की जा रही है, एंड प्रोटेस्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटीज फ्लॉज इन द कंट्रीज। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि देश की अखंडता में जो जो कमियां हैं उनकी रक्षा करने के लिए प्रोटेस्ट अभी की जा रही है। Something which was passed in our parliament both in Rajya Sabha and Lok Sabha because the protest was against the Citizenship Amendment Act. कह रहे कि यार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे प्रोटेस्ट थी, बट फिर भी हमारे दोनों सदनों के अंदर में इस बिल को पास कर दिया गया। सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट सेड दैट दे आर राइट नाउ नॉट गोइंग अहेड विद इट एंड प्रोटेस्ट वर सपोज टू बी प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट हुई तो ठीक है, सरकार ने बोला कि ठीक है, वी विल नॉट गो अहेड विद दिस अमेंडेड लॉ। ठीक है, हम इसके साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से हमने संवैधानिक मूल्यों की क्या की है, रक्षा। अगर प्रोटेस्ट नहीं होती तो सरकार इसको लागू कर दी और हमारे संवैधानिक मूल्य जो हैं उनकी रक्षा नहीं हो पाती। The court said that the protesters themselves did not adhere to the constitutional value. उन्होंने कहा है, लेकिन कोर्ट क्या कहता है कि भैया ठीक है, आप संविधान को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप संविधान की, आप डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप लोकतंत्र को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इंटीग्रिटी, देश की इंटीग्रिटी, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट आप खुद भी ये संवैधानिक तरीके से नहीं कर रहे हो। आप बाकी लोगों को इनकन्वीनियंस कर रहे हो यार। ठीक है, आप बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। डेमोक्रेसी में आप ऐसा नहीं कर सकते, एक चीज़ को ठीक करने के लिए आप दूसरी चीज़ को बिगाड़ दो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि फार्म्स लो को वापस ले लिया जाए, बट ऑन द अदर हैंड आप जो डेली कम्यूटर्स हैं उनको क्या कर रहे हो, नुकसान। आप एक तरफ अपना राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, नो डाउट इन दैट, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड यू आर हैम्परिंग द राइट टू फ्री मूवमेंट। आप राइट टू फ्री मूवमेंट को क्या कर रहे हो, बाधित कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अब सर आगे का रास्ता क्या होगा, व्हाट इज द वे अहेड। ठीक है, आगे का रास्ता क्या होगा। लेट लास्ट ईयर मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक है, उस समय सरकार ने इसको डीक्रिमिनलाइज किया, स्टबल बर्निंग को, क्योंकि सरकार ने एक बार कहा था कि भाई जो किसान अब ये स्टबल जलाएंगे तो उनको सजा भी हो सकती है। ठीक है, इस पर भी प्रोटेस्ट हुआ, तो उस समय किसानों ने और सरकार ने बैठ के फैसला किया और इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है, सब्सिडाइजिंग पावर को सेफगार्ड किया गया कि भैया हम पावर के प्राइस अभी नहीं बढ़ाएंगे। तो जब ये चीज़ें हो सकती हैं तो आप इस मुद्दे पे भी बैठ के बात करोगे ना, तो यहाँ पर भी फैसला निकल सकता है, ऐसा मानना है भाई। जब उन दो मुद्दों पे बात हो सकती है
तो अगर आप बैठ के बात करोगे, ये जो कोर मुद्दे हैं, फार्म्स लॉ 3, साथ ही साथ में आपका जो एमएसपी वाला मुद्दा है, इस पे भी कोई ना कोई समझौता हो ही जाएगा। इट इज़ नॉट आउट ऑफ प्लेस टू रिकॉल दैट द एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कोर्ट हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स। अब देखो हुआ क्या है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी इस मुद्दे में, और उस एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी सुप्रीम कोर्ट को, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को अभी तक पब्लिक नहीं किया है, और हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर पब्लिक कर दे उस रिपोर्ट को, या उस पर सुनवाई करता है, आगे बातचीत करता है, तो हो सकता है इसका समाधान निकल सकता है। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक आगे का रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो वो रिपोर्ट है, ठीक है, वो रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर में सुनवाई करे, तो हो सकता है उससे भी चीज़ें कुछ हद तक क्या हो सकती है दोस्तों, ठीक हो सकती है। ठीक है, देव जलाते अभी भी है यार, जल रहा है, ठीक है, हरियाणा के अंदर में भी जल रहा है, पंजाब में भी जलाया जा रहा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, सॉरी वेस्ट बंगाल कह रहा हूँ, यूपी में भी जलाया जा रहा है, एनसीआर के अलावा, और वेस्ट बंगाल अदर स्टेट्स में भी जलाया जा रहा है। इसका रीज़न क्या है ना यार, किसानों के पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई। अक्टूबर के अंदर में धान की कटाई होती है, नवंबर के अंदर में, अक्टूबर के अंदर में या नवंबर के स्टार्टिंग में ही आपको गेहूँ बोना है, ठीक है, वीट उगाना है। आप कैसे कर सकते हो इतनी जल्दी फसल को तैयार? आप एक के पास एक ही तरीका, उसको जला दो, आग लगा दो। जो अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं भी, हैप्पी सीडर, ये वो वगैरह वगैरह, वो बहुत महंगे हैं यार, ठीक है, तो उसके लिए किसानों को वो टेक्नोलॉजी आपको देनी पड़ेगी, तो आप उसमें किसानों का भी कोई दोष नहीं है भाई। तो हो रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है, लेकिन आप उसको यार कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ओके, समझ में आ रही बात आपको मेरी? तो लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। An expedite hearing that involves further reviews of the panel's recommendations or any such similar initiatives from the government is needed to arrive a solution। देखो हमें ज़रूरत है, या तो सुप्रीम कोर्ट कोई समाधान निकाले, या सरकार आगे आए और कुछ समाधान निकाले, लेकिन समाधान की ज़रूरत है अभी। The objective must not be merely resolved the incidental issues of blocked roads, but to reconcile or eliminate the deep differences over the government sees in the necessary reforms in the farm sector। देखो मेरी बात सुनो, अब ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है रोड ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे अब किसान क्या कह रहे हैं, हम रोड ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? किसान कह रहे हैं हम तो जाके जंतर मंतर पे स्ट्राइक वो करना चाहते हैं, जंतर मंतर पे बैठ के, या रामलीला मैदान के ग्राउंड पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। आप रोड खोल दो, हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं भाई, अगर दिल्ली में अगर आने दिया तो दिल्ली में और भी ज़्यादा एनार्की फैल जाएगी, इसीलिए रोड को ब्लॉक किया है। तो अब किसान भी कह रहे हैं कि ठीक है, तू हमें दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट नहीं करने देते तो हम रोड ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? अब मुद्दा ये है, रास्ता ये है कि सिर्फ हमें रोड ब्लॉक का नहीं सोचना है कि चलो रोड ब्लॉक हो रखा है तो हम इन चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। नहीं भाई, आपको रोड ब्लॉक को तो ठीक करना ही करना है, साथ ही साथ में यार आपको एक सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा। जो फार्म लॉ है, ठीक है, जो कानून है, फार्म लॉ जो है, इनके ऊपर भी एक कानून बनाना पड़ेगा भाई आपको, ताकि ये जो इम्पासेस है, ये जो फार्म लॉ है इतनी दिनों से पेंडिंग पड़ा है, इसके ऊपर भी एक समाधान, एक सॉल्यूशन आपको लेके आना पड़ेगा आगे। The objective must not be merely to resolve the incidental issues of the blocked road, but to reconcile। मैंने कहा ना, सिर्फ ब्लॉक रोड का ही इशू नहीं है, इशू और भी हैं, आप उसको भी क्या करो दोस्तों, रिजॉल्व करो, ये भी डिमांड है। Any reform that seeks to eliminate the distortion in the farm must also win the confidence of farmer and principal stakeholder। ठीक है, कि कोई भी अगर हम रिफॉर्म लेके आते हैं तो जो फार्म सेक्टर के अंदर में जो अभी सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, मान लो इससे अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है, कोई गड़बड़ आ रही है, तो हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसा सुधार करें फार्म सेक्टर में कि तो किसानों के अंदर में विश्वास बने और ये डिस्टॉर्शन है ये ख़त्म हो जाए। जो किसानों को लग रहा है कि भैया सरकार के इन 3 कानूनों से दिक्कत हो सकती है, तो वो भी ख़त्म होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। नीड टू एड्रेस फार्म्स लॉज एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें ज़रूरत है दोस्तों कि जो कानून है, फार्म्स लॉ जो हमने पास किए थे, इनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो भी इसके अंदर में फ्लॉज हैं, उनको एज सुन एज क्या किया जाए दोस्तों, सॉल्व किया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट शुड मैसिवली फंड द एक्सपेंशन ऑफ एपीएमसी मार्केट सिस्टम। सरकार को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों एफर्ट करना चाहिए, फंड देना चाहिए, ताकि एपीएमसी मार्केट सिस्टम को वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। टू मेक एफर्ट टू रिमूव ट्रेड कार्टल्स। सरकार को जो ट्रेड कार्टल्स होते हैं, व्यापार कार्टल्स जो होते हैं, जो होर्डिंग वगैरह करते हैं, उनको हटाना चाहिए, बिचौलियों को हटाना चाहिए। एंड फार्मर टू गुड रोड्स। लोगों को, किसानों को गुड अच्छे रोड्स देने चाहिए ताकि वो अपनी माल मंडी तक पहुंचा सके अच्छे तरीके से। लॉजिस्टिक ऑफ स्केल्स एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है। रादर देन ऑप्टिंग ऑफ हैवी सेंट्रलाइजेशन। देखो सरकार अभी कह रही है हैवी, सरकार को बताया गया कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए इतना। एम्फोसिस करो, आप स्टेट को भी पावर दो ना, राज्यों को पावर दो। ये तीनों कानून में आप क्या कर रहे हो, स्टेट की पावर खत्म कर रहे हो। देखो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है,
एग्रीकल्चर आपका स्टेट का सब्जेक्ट है, ये राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन आप स्टेट की पावर खत्म कर रहे हो, सारी की सारी पावर सेंटर ने अपने हाथ में ले ली, तो इससे भी जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सबका सारा का सेंट्रलाइजेशन करो, आप राज्यों को भी पावर दो, ठीक है, राज्यों को पावर दो, राज्यों को काम करने दो भैया थोड़े बहुत, है ना। द सेंटर शुड रीच आउट टू दोज अपोजिंग द बिल। केंद्र सरकार को क्या चाहिए, केंद्र सरकार को ये होना चाहिए कि भाई जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, सरकार उन तक पहुंचे, उनसे बात करे, ठीक है, फार्मर्स के मिले, फार्मर्स से बात करे और उनको भी समझाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुने और अपनी भी बात समझाए, और तब जाके इस मुद्दे का जो है समाधान जो है ज़रूरी है। विथ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स द फ्री मार्केट में बी हार्म लैक्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉल फार्मर। अब देखो बात ये भी सही है, किसानों की भी सही है। आप दोस्तों फ्री मार्केट सिस्टम लेके आना चाहते हो एग्रीकल्चर में, लेकिन अगर आपके पास कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होगी, सरकार ने अभी कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं बनाई है, तो जब तक आप संस्थागत व्यवस्था नहीं बनाओगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सरकार ने कह दिया कि 10 से 15 साल के जो पुराने व्हीकल्स होंगे हम उनको स्क्रैप करेंगे, ठीक है, मतलब व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। लेकिन जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत में जो स्क्रैप यार्ड है भारत में अभी तक है ही नहीं। वो आप व्हीकल को ले जाके खड़े कर दोगे, वो वहाँ पे सड़ते रहेंगे, जंग लगता रहेगा, उनसे और पोल्यूशन फैलेगा, ठीक है। तो सरकार को इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाना चाहिए। भाई सरकार ठीक है फ्री मार्केट बनाना चाहती है एग्रीकल्चर के अंदर, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं कर रहा, बट उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाओ, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाओ, एक संस्थागत व्यवस्था बनाओ। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारे अनऑर्गेनाइज किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा इससे क्या होगा दोस्तों, नुकसान होगा, ठीक है। निष्कर्ष पे आते हैं। इन अ डेमोक्रेसी राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड पीसफुल प्रोटेस्ट आर ट्रीजर्ड। देखो ये बात तो सच है भाई, आपका जो डेमोक्रेसी है, आप लोकतंत्र में रहते हो, और लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, ये तो है, और इसको हमें समझना भी पड़ेगा, हमें एनकरेज भी करना पड़ेगा, हमें बढ़ावा भी देना पड़ेगा दोस्तों, और हमें रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। दीदारप्रीत इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ऐसी बात नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब है सरकार को कुछ ऐसे संस्थान बनाने पड़ेंगे जो किसान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। जैसे इन 3 फार्म्स लॉ के माध्यम से आप जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप कमर्शियल या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करते हो, ठीक है। जैसे निशान टमाटर वाला है भाई, ठीक है, तो वो आएगा आपसे, आप किसानों को क्या करेगा भाई, किसानों को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसानों के साथ बीज खाद वाद सब खुद देगा, निशान टमाटो वाला देगा, और जितने भी आपकी फसल होगी उसको खुद वो हार्वेस्ट करके ले जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, निशान तो बड़ी कंपनी है ना भाई, कल को कोई विवाद हो गया तो एक इंडिविजुअल किसान और दूसरा क्या है इधर एक बड़ी कंपनी, तो ऑब्वियस बात है केस कोर्ट में जाएगा तो निशान कंपनी जीतेगी, अकेला फार्मर बेचारा केस भी नहीं लड़ पाएगा। तो ऐसा सिचुएशन जब आता है, ठीक है, जहां पर ये बिग कॉर्पोरेट्स और किसान आमने सामने हो, तो सरकार को जरूरत है कि कोई संस्थागत व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई जाए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। However, the most important observation that was made by the court, and it is categorically said that peaceful protest is a constitutional right, peaceful protest should be allowed। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि यार ये आपका मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि आप पीसफुल बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हो, और हमें इसको बढ़ाना भी चाहिए, इसको अलाउ भी करना चाहिए। बट यार साथ में ये भी ध्यान रखो यार कि आप जब रोड ब्लॉक कर रहे हो तो इससे हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जो लोग रोज़ निकलते हैं वहाँ से उसमें डिसरप्शन हो रहा है, तो वो भी जो है सब लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो प्रोटेस्टर्स हैं हमारे उनको ध्यान रखना पड़ेगा। द कोर्ट वर्डिक्ट स्ट्रेंथन द राइट टू प्रोटेस्ट। अब जब ये कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई थी अभी थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की, इससे दोनों चीज़ों को बल मिलता है, हमारा जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको भी बल मिलता है, साथ साथ में दोस्तों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको भी बल मिलता है दोस्तों। If it harms the rights of other peoples, as it happens in the Shaheen Bagh case, as the protester blocked a stretch of the roads for the several months, which caused a lot of problems to the commuters। ठीक है, तो सरकार मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इससे दोनों बातें क्लियर होती है कि हाँ आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, बट आपको साथ साथ में यार आप बाकी लोगों के जीवन को बदहाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों। साथ ही साथ आप हमारे साथ में अकेडमी पे जुड़ सकते हो, प्लस कोर्सेज के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ के 2 प्रकार के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, आइकॉनिक और प्लस। दोनों के लिए आपको कोड यूज़ करना है सुमित 10। फ़र्क क्या होता है दोस्तों, जब प्लस कोर्स करते हो इसमें लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड क्लासेज होती हैं। आइकॉनिक के अंदर में पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाता है, पर्सनल मेंटर होता है, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी प्लानर, ये सारी चीज़ें आपको होती है दोस्तों। जब आप सुमित 10 कोड यूज़ करते हैं तो मैं आपको तो गाइड करूँगा ही करूँगा, बट जब आप आइकॉनिक करते हैं तो एक एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको मिलता है।
प्यारे बच्चों, जीएस का अगर आप कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये जीएस की एक्चुअल फीस है। देखो 6 महीने की 40,000, 12 महीने की, 24 महीने की, 36 महीने की। बट जब आप मेरा कोड यूज़ करते हो सुमित 10, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आपको इस पर 10% का क्या मिलता है दोस्तों, डिस्काउंट। इसी प्रकार आइकॉनिक के अंदर में जब आप मेरा कोड यूज़ करते हो, ये एक्चुअल प्राइस है, फीस है, आप जब मेरा कोड यूज़ करोगे दोस्तों यू विल गेट 10% डिस्काउंट। देखो ये 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहे कोई भी करें, ठीक है, प्लस करे, आइकॉनिक करे, बस याद रखना कोड सुमित 10। ऑप्शनल्स जो हैं 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है अकेडमी आपको पढ़ा रहा है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। दीज आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की एक्चुअल फीस है, एक महीने का 27,500 है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरा कोड यूज़ करेंगे, यू विल गेट दिस ऑप्शन आउट 24,750। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार कि आप कॉम्बो जाएं। कॉम्बो में क्या होता है, जीएस प्लस ऑप्शनल की तैयारी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के माध्यम से कराई जाती है। इसके अंदर में 45,000 रुपये की टेस्ट सीरीज़, 10,000 रुपये की किताबें आपको फ्री मिल रही है। और अभी अच्छा प्राइस चल रहा है जो 31 अक्टूबर तक वैलिड है। 31 अक्टूबर तक जो एक साल का प्राइस है इसमें 57,704, 2 साल का 82,275। और इस पर भी 10% डिस्काउंट लीजिए आप जब आप कोड यूज़ करेंगे, क्या, सुमित 10। याद रखिएगा कोड सुमित 10 ही रहेगा। यहाँ पर भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये आइकॉनिक है जिसमें पर्सनल गाइडेंस मिलता है। एक साल का 78,000, 2 साल का 1,20,000। इस पर भी 10% डिस्काउंट जब आप कोड यूज़ करेंगे सुमित 10। सो जाइए दोस्तों, वेट मत कीजिए, अपने 2+ कोर्स आ रहे हैं नवंबर के अंदर में, आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से इसको। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।